देखो, आज हम लोग कल हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी। आज हम माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम माइक्रोट्यूब्यूल के उन पहलुओं पर विचार करेंगे जिसकी मदद से माइक्रोट्यूब्यूल बनते और बिगड़ते हैं, यानी पॉलीमराइज होते हैं और डीपॉलीमराइज होते हैं। तो क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही हमने ये देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहले पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन, ये जो होता है इट इज़ ग्रेटर एट प्लस एंड देन द माइनस एंड। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जो हमने कल देखा था उसमें हमने देखा था कि इस तरह से हेटेरोडाइमर्स जो है वो एसोसिएटेड थे एक दूसरे से, लाइक दिस अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के हेटेरोडाइमर्स ये एसोसिएटेड थे। तो इसमें प्लस एंड वाला जो हिस्सा था, इधर ये बीटा चेन थी, ये प्लस था, और जो अल्फा वाला सब यूनिट था वो माइनस एंड को इंडिकेट कर रहा था। तो अगर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन यानी दोनों की हम बात करें तो ये दोनों ही प्लस एंड पे ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू माइनस एंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट ये हो गया। तो प्लस एंड का जो डायनेमिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द माइनस एंड। क्यों होता है इसका कारण अभी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, पॉलीमराइजेशन की जो रेट है, पॉलीमराइजेशन रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर कंसंट्रेशन। ट्यूबुलिन का हेटेरोडाइमर क्या है, इतना हिस्सा क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोडाइमर। ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं कल। हेटेरोडाइमर इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक अल्फा यूनिट है और एक बीटा। हेटेरो हो गया और डाइमर तो है ही है जब एक दो दो है तो। अब ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो फ्री वाला क्या होगा, आइसोलेटेड होगा, वो अभी किसी चेन में एसोसिएटेड नहीं है। इसका जो कंसंट्रेशन होगा फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर का, वो जितना ज़्यादा होगा पॉलीमराइजेशन की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसके पहले वाला पॉइंट हमने देख ही लिया कि प्लस एंड पे जो पॉलीमराइजेशन है उसका रेट ज़्यादा होगा, एज वेल एज डीपॉलीमराइजेशन उसका भी रेट प्लस एंड पे ज़्यादा होगा। तो पॉलीमराइजेशन रेट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्री ट्यूबुलिन के कंसंट्रेशन पे, डाइमर के कंसंट्रेशन पे। लेकिन डीपॉलीमराइजेशन रेट की अगर हम बात करें तो इस पे फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर के कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर कंसंट्रेशन। यानी इसकी मात्रा कितनी भी हो सेल के अंदर, डीपॉलीमराइजेशन रेट उससे अफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन की कि ये क्या चीज होती है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर प्लस एंड की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर माइनस एंड भी होता है। तो पहले प्लस एंड का जिक्र करें तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, ये फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स का वो कंसंट्रेशन होता है जिसपे पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो डीपॉलीमराइजेशन रेट के बराबर हो जाती है। और चूंकि प्लस एंड की बात कर रहे हैं तो यहां भी प्लस एंड हमने मेंशन कर दिया है। तो यहां पे सिंपल सी बात क्या है कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, पूरा नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन। कब, एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स, क्योंकि जितने ज़्यादा हेटेरोडाइमर्स होंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। तो हमको वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, फ्री हेटेरोडाइमर का कंसंट्रेशन हमको उस लेवल पे रखना है जहाँ पे पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन दोनों का रेट बराबर हो जाए। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब क्यों दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, ये भी हम अभी आगे मैकेनिज्म देखेंगे जब डायनेमिक्स की, तो उसमें क्लियर होगा कि क्या ऐसा
जरूरी है कि पॉलीमराइजेशन भी हो रहा हो और डीपॉलीमराइजेशन भी हो रहा हो साथ ही साथ? तो हाँ, ऐसा जरूरी है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा और डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा, या सिर्फ डीपॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, बस उन दोनों का रेट अलग अलग हो जाता है। लेकिन क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ हेटेरोडाइमर्स पे उन दोनों का रेट भी बराबर हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एट फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो कंडीशन आएगी कि जब फ्री ट्यूबुलिन का जो कंसंट्रेशन है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स जो है वो पॉलीमराइज होने लगेंगे, यानी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स अवेलेबल हैं पॉलीमराइज होने के लिए। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन जो है फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर का वो लेस देन क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गया, तो क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो डीपॉलीमराइज होने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन अब कम है फ्री डाइमर्स का, तो अब वो ऐड होने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उन्हीं में से टूट के निकलेंगे, तो यानी कि डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है फॉर द टू इंड्स, यानी कि प्लस एंड माइनस इंड्स, इनके लिए जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। तो क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि इन दोनों पे पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन का रेट अलग अलग होता है। प्लस पे ज़्यादा होता है दोनों का रेट, और माइनस पे कम होता है। तो माइनस एंड पे अगर हमको पॉलीमराइज कराना है, यानी कि फ्री डाइमर्स ऐड कराने हैं, तो उन फ्री डाइमर्स का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस एंड पे जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है वो स्लो होती है। तो रेट बढ़ाने के लिए हमको सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन या डाइमर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा माइनस एंड पे। प्लस एंड पे तो कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि प्लस एंड पे ऑलरेडी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये अभी आगे आएगा, तो इसलिए घबराइए नहीं। तो यही पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर माइनस एंड इज हायर देन प्लस एंड, अभी जो हमने एक्सप्लेन किया। स्टेडी स्टेट की बात करें, जो हमने कल भी बात की थी स्टेडी स्टेट की, जहां पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है बेसिकली कि यहाँ जो कंसंट्रेशन होता है फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स का, ये होता है बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर प्लस एंड माइनस एंड्स। तो अब ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कि प्लस एंड के लिए जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, प्लस एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसका? ऑफ अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर। ये सपोज करिए कि 10 है, और माइनस एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, वही ऊपर वाला, ये कितना है बताओ? 10 से कम होगा कि 10 से ज्यादा रखना पड़ेगा यहाँ? ज्यादा। ज्यादा। तो हम 100 रख दे रहे हैं, चलो। तो स्टेडी स्टेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेडी स्टेट लाने के लिए हमको इन फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स का कंसंट्रेशन इन दोनों के बीच में कहीं रखना पड़ेगा, और वो वैल्यू दैट डिपेंड्स, यहाँ पे हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो वैल्यू है, सपोज करिए अबाउट 50। तो ये यहाँ पे भी हम इंडिकेट कर दे रहे हैं 50, यही 50 है यहाँ पे। ठीक। तो जब हम वैल्यू इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में रखेंगे तब ऐसी कंडीशन आएगी कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन
रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन के बराबर हो जाए इन द एंटायर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमर। अच्छा 10 सर प्लस, नहीं समझा। नहीं समझ में आया? नहीं सर। देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट कल हमने बताया था, वो क्या याद है उसके बारे में बताओ। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लेंथ है चेन की, वो लेंथ एज इट इज ही बनी रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जितना यहाँ पे बन रहा नहीं है, सर। हाँ उतना यहाँ से निकल रहा है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन लाने के लिए फ्री डाइमर्स का कंसंट्रेशन जो है वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर प्लस एंड माइनस एंड्स के बीच में कहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? मान लो कि ये सपोज करो यहाँ पे प्लस एंड का क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमने वैल्यू ले ली 10 और 9, ये है कंसंट्रेशन किसका? अल्फा बीटा हेटेरोडाइमर। हेट्रोडाइमर। फ्री ट्यूबुलिन का कंसंट्रेशन मान लो हमने 9 अज्यूम कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ओवरऑल प्रोसेस में क्या चेन की लेंथ बढ़ पाएगी? सोच के बताओ। प्लस एंड के क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? प्लस एंड का क्रिटिकल कंसंट्रेशन की वैल्यू है 10। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन 10 रहेगा तो प्लस एंड पे ऊपर, भाई एक बार डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, अभी खुद समझ में आ जाएगा। क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर प्लस एंड क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर एट विच पॉलीमराइजेशन रेट एट प्लस एंड इक्वल्स द डीपॉलीमराइजेशन रेट। यानी कि इस 10 के वैल्यू पे जब रहेगा कंसंट्रेशन तो उस दौरान प्लस एंड जिस रेट से बन रहा होगा ऑलमोस्ट उसी रेट से वो डिग्रेड भी हो रहा होगा, यानी कि प्लस एंड में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। वही कहानी माइनस एंड के साथ भी है कि माइनस एंड का क्रिटिकल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि माइनस एंड जो है वो नहीं बन रहा होगा, ना बढ़ रहा होगा और ना घट रहा होगा। स्पेसिफिक एंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल एंड्स की, ओवरऑल लेंथ की बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है अभी भी? नहीं समझ आ रहा कुछ भी। अच्छा एक मिनट रुको, अभी हम इस मुद्दे पे आएंगे वापस। पहले उसकी मैकेनिज्म जब हमको, क्योंकि शुरुआत में नहीं समझ में आएगा ये हमको मालूम है, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तुम लोगों के पास, क्योंकि वो चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो कि आखिर एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन पे ऐसा क्या हो जाता है कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन एट पर्टिकुलर एंड इक्वलाइज हो जाता है। उसकी मैकेनिज्म आगे जब हम पढ़ लेंगे तो फिर से अभी हम इस पे लौट के आते हैं। ठीक है, तो लीव इट हियर, कई बार ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। ट्रेडमिलिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। ट्रेडमिलिंग क्या है? इट इज ए स्पेशल स्टेट इन पॉलीमर डायनेमिक्स, किसी भी पॉलीमर की बात हम कर सकते हैं, ये एक जनरल टर्म है। स्पेसिफिक स्टेट इन पॉलीमर डायनेमिक्स वेयर नेट पॉलीमराइजेशन एट द प्लस एंड एंड नेट डीपॉलीमराइजेशन एट द माइनस एंड आर एट सेम रेट। यहाँ पे अब डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हम दोनों एंड की बात कर रहे हैं, प्लस एंड की भी और माइनस एंड की। तो प्लस एंड पे जिस रेट से पॉलीमराइजेशन हो रहा है,
माइनस एंड पे उसी रेट से डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? It is due to a specific concentration of free tubulin heterodimers between critical concentration of plus and minus ends. फिर ये बात नहीं समझ में आई होगी। आई समझ में? नहीं। पहला पॉइंट समझ में आया कि प्लस एंड पे जो नेट पॉलीमराइजेशन है उसका रेट और माइनस एंड पे जो नेट डिपॉलीमराइजेशन हो रहा है उसका रेट दोनों बराबर हो गए। तो क्या लेंथ ऑफ द पॉलीमर में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे तीसरी है। अभी इस सेकंड पॉइंट को हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आगे, जब मैकेनिज्म आ जाएगी तो इसको भी स्टार बना दे रहे हैं। तो जो लेंथ है पॉलीमर की वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि नेट पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू नेट डीपॉलीमराइजेशन। तो रेट, तो ट्रेड मिलिंग का मतलब यही हुआ। ट्रेड मिलिंग में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग मशीन पे खड़े होकर दौड़ते रहते हैं, तो नेट मूवमेंट तो हम लोगों का ज़ीरो ही होता है ना। तो इसका मतलब चेंज ऑफ प्लेस जो है वो तो नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ पे जो चेंज ऑफ लेंथ है पॉलीमर का वो नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या हमने टर्म दे दिया, ट्रेड मिलिंग कह दिया। अब सर ये तो ये स्टेडी स्टेट ही तो है, मतलब डिफरेंस क्या है? क्या, किससे डिफरेंस? ट्रेडमिलिंग और स्टेडी स्टेट में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक्चुअली में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसको बस मैकेनिज्म को इलाबोरेट करने के लिए ये एक एडिशनल टर्म दे दिया गया है। बात तो वही है, स्टेडी स्टेट में भी यही हो रहा है। अब मान लो ये टर्म पूछे तो तुमको पता होना चाहिए ना कि ट्रेड मिलिंग किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, अगर साइटोस्केलेटन की बात करें। बात वही है। अब जीटीपी हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, ये जब समझ लोगे तो फिर वापस से पहुंचेंगे हम लोग तो क्लियर होगा। देखो जीटीपी हाइड्रोलिसिस का क्या कहानी है यहाँ पे। ईच अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन हैज बाइंडिंग साइट फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी। तो अगर अल्फा बना हुआ है और बीटा बना हुआ है तो अल्फा पे भी एक हम बना देते हैं और बीटा पे भी एक बना देते हैं। तो इन दोनों के पास जीटीपी मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए एक एक साइट मौजूद है। दिस इज जीटीपी, दिस इज बीटा, और ये हो गया हमारा अल्फा। तो दोनों पे एक एक जीटीपी से बाइंड करने के लिए साइट मौजूद होती है, लेकिन वो जीटीपी जो अल्फा ट्यूबुलिन से बाइंड किया रहता है वो कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं होता है, नेवर हाइड्रोलाइज्ड। ये हमेशा इसी स्टेट में बाउंड रहता है विद द अल्फा ट्यूबुलिन। लेकिन बीटा ट्यूबुलिन पे जो जीटीपी बाउंड होता है वो क्या होता है, इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड। यानी ये टूटता है और जब ये टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीटा ट्यूबुलिन का जो जीटीपी है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी में। तो बेस्ड ऑन जो हेट्रोडाइमर है वो जीडीपी बाउंड है या जीटीपी बाउंड स्टेट में है, दो टाइप्स के हमको अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं टी फॉर्म, जिसमें बीटा ट्यूबुलिन जो है वो जीटीपी बाउंड स्टेट में रहता है। अल्फा ट्यूबुलिन के जीटीपी की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। बीटा ट्यूबुलिन के जीटीपी की ही बात करेंगे और उसी रेस्पेक्ट में हमको दो फॉर्म्स मिलती हैं अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स की। तो टी फॉर्म में जो बीटा ट्यूबुलिन है वो जीटीपी बाउंड स्टेट में है, डी फॉर्म में जो बीटा ट्यूबुलिन है वो जीडीपी बाउंड स्टेट में है। सिंपल, जीटीपी जीडीपी, इसका टी उठा के यहाँ रख दिया, इसका डी उठा के यहाँ रख दिया, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये दो फॉर्म्स हमको मिल गए। अच्छा, अब देखो इन फ्री अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर, फ्री जो अल्फा बीटा डाइमर्स हैं उनमें द जीटीपी बाउंड टू बीटा ट्यूबुलिन इज हाइड्रोलाइज्ड वेरी स्लोली।
मतलब नॉर्मली अगर इस तरह से कहीं हेट्रोडाइमर पड़ा हुआ है, ये हेट्रोडाइमर, तो इसमें जो ये जीटीपी बाउंड है ये बहुत ही स्लोली डिग्रेड करेगा या बहुत स्लोली कन्वर्ट होगा इनटू जीडीपी जब ये फ्री स्टेट में है, ये हेट्रोडाइमर। नोट का पॉइंट क्या है कि इन लिविंग सेल्स मोस्ट ऑफ द फ्री ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स आर इन जीटीपी बाउंड फॉर्म, दैट इज टी फॉर्म। लिविंग सेल्स में जो फ्री ट्यूबुलिन डाइमर्स इस तरह से पड़े रहते हैं सेल के अंदर, वो टी फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड स्टेट में नहीं जाता है, वो जीटीपी के फॉर्म में ही इनसे जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगला पॉइंट, when heterodimers are incorporated into filaments, the rate of GTP hydrolysis increases। यानी जब तक ये फ्री फॉर्म में था तब तक तो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो रेट से हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो हेट्रोडाइमर की फिलामेंट में या माइक्रोट्यूब्यूल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तब जीटीपी के हाइड्रोलिसिस की रेट जो है वो बढ़ जाती है। और जितनी देर तक वो हेट्रोडाइमर फिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी संभावना है कि इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डी फॉर्म, यानी कि उसका जो बाउंड जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज होके जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए। इतनी बात समझ में आई? जी सर, ठीक है। ये वाली आई है। ये बात भी नहीं आई समझ में? ये वाली आई है। हाँ ठीक। जैसे कि वो जी एक्टिन और एफ एक्टिन में होता है, हाँ वही। हाँ, वो ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो अच्छा, अब इतना समझ में आ गया, तो आगे का भी देखते हैं क्या है। तो इसका कर्सर बार बार पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हाँ आया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीटीपी हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ अ हेटेरोडाइमर विद इट्स नेबर। मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए दो हमने ये बना दिया, एक ये बीटा बना दिया, फिर अल्फा, फिर एक और बीटा बना दिया, और फिर अल्फा भी बना देते हैं। सिर्फ अल्फा, वैसे तो दोनों लगभग सिमिलर ही होते हैं। इसके साथ भी जीटीपी जुड़ा हुआ है, खैर इसके साथ भी जुड़ा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बेकार है। लाल वाला बीटा है, ये ध्यान रखिएगा। इस जीटीपी की जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो उस दौरान क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा हेटेरोडाइमर ये है, इसकी एफिनिटी वो कम हो जाती है, रिड्यूस्ड एफिनिटी, अपने नेबर से जुड़े रहने की जो एफिनिटी है वो इसकी कम हो जाती है। तो इस हेट्रोडाइमर की एफिनिटी कम क्यों हुई इससे जुड़े रहने की? क्योंकि इसका जीटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हो गया इनटू जीडीपी। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जीटीपी हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ए हेट्रोडाइमर विद इट्स नेबर, इट लीड्स टू डिसोसिएशन फ्रॉम ईच इन। तो अब ये क्या होगा, ये डाइमर जो है हेट्रोडाइमर, ये इस हेट्रोडाइमर से अलग हो जाएगा क्योंकि इसका जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया। तो इस तरह से सर, हम, हाँ इससे बाइंड करने के बाद ही इसकी जीटीपी की हाइड्रोलिसिस का रेट बढ़ा था। हाँ, और ये जैसे हाइड्रोलाइज होगा वो इससे रिलीज हो जाएगा, तो फिर काम क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? अभी रुको, अभी इंतजार करो, पूरा हो जाने दो, अभी बहुत कंफ्यूजन पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। बस सुनते रहो अभी कहानी, पहले राम कथा सुन लो, फिर पूछो कि सीता के रहीन। ठीक है, सुन लो पहले। अगला पॉइंट देखिए। चलो ये सवाल पूछी, इसका मतलब कि वो पॉइंट्स तुमको समझ में आ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है कि 10 जीटीपी हाइड्रोलिसिस अलाउज डीपॉलीमराइजेशन। ये हम इन्फर कर सकते हैं कि जीटीपी हाइड्रोलिसिस होने की वजह से जो बाइंडिंग एफिनिटी है डाइमर की वो अपने नेबर से कम हो गई, तो वो डिटैच हो गया। इसका मतलब कि जैसे जैसे जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगी वैसे वैसे डीपॉलीमराइजेशन होगा, डाइमर्स अलग होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं
कि जो जीटीपी बाउंड हेटेरोडाइमर्स होते हैं, जीटीपी बाउंड हेटेरोडाइमर्स, वो क्या करते हैं, वो पॉलीमराइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इस जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और ये जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तब डीपॉलीमराइजेशन होता है। ये पॉइंट तो समझ में आया? जी सर। नहीं, कंफ्यूजन हो तो क्लियर बताओ, मन मार के जी सर नहीं कहना है। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। हाँ ठीक है। तब भाई जीटीपी बाइंडिंग की वजह से एफिनिटी बढ़ी तो पॉलीमराइजेशन हुआ। जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो उस पॉलीमराइजेशन की वजह से जीटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई तो जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, और उस स्टेट में फिर डीपॉलीमराइजेशन होने लगा अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अब आगे आते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। At ends of the filament, the D or T form of heterodimers depends upon following two parameters. Ends of the filament, चलो इसको एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, और ये यहाँ पे जीडीपी बाउंड है या जीटीपी बाउंड, अभी देख लेंगे। अगर अगर ये जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी डी फॉर्म। लेकिन अगर ये जीटीपी के ही फॉर्म में रहा तो उस केस में ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, टी फॉर्म। तो इस पॉलीमर के एंड्स पे जो डाइमर है हेटेरोडाइमर, वो डी फॉर्म में होगा या टी फॉर्म में होगा, ये इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ये दो पैरामीटर्स क्या है, रेट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस एंड रेट ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर एडिशन। अगर जीटीपी की हाइड्रोलिसिस तेज ज्यादा हो रही होगी, रेट ज्यादा होगा जीटीपी हाइड्रोलिसिस का, तो कौन सी फॉर्म मिलेगी बताओ? डी फॉर्म। डी फॉर्म, बिल्कुल सही। और रेट ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर एडिशन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये दोनों रेट्स जो हैं ये एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं। कभी रेट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो जाती है, कभी रेट ऑफ ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर एडिशन यानी हेटेरोडाइमर का जुड़ना वो ज्यादा हो जाता है। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस अभी आगे हम लोग देखते हैं। इतना याद रखो, ये दोनों रेट जो हैं ये एक दूसरे से दौड़ लगाते रहते हैं कि कौन तेज रहेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एट हाई फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर कंसंट्रेशन, अगर फ्री ट्यूबुलिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स ऐड टू द पॉलीमर एंड फास्टर देन द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी कैरीड बाय देम। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्री ट्यूबुलिन या फ्री हेटेरोडाइमर्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्यूबुलिन के जो हेटेरोडाइमर्स हैं वो बहुत तेजी से जुड़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल चेन से, और वो जो रेट होगा वो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी से भी ज्यादा होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अगला पॉइंट, ऐसी सिचुएशन में जब ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स बहुत ज़्यादा है और वो बहुत तेज़ी से जुड़ते चले जा रहे हैं और उतनी तेज़ी से जीटीपी उनका जो जीटीपी बाउंड है उनसे वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मेनी जीटीपी बाउंड ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स
are present at the end of microtubule. GTP बाउंड ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स बहुतायत में, बहुत सारी संख्या में माइक्रोट्यूब्यूल के एंड पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जीटीपी कैप, क्योंकि कई सारे जीटीपी बाउंड हेटेरोडाइमर्स एक स्पेसिफिक एंड पे, स्पेशली प्लस एंड की ही हम बात कर रहे हैं, इकट्ठा हो गए, तो वो जीटीपी कैप उसको हमने कहा। अभी डायग्राम दिखाते हैं इसका। Thus, presence of GTP cap at microtubule end depends on the relative rates of GTP hydrolysis and tubulin heterodimer addition। ये ऊपर वाला ही पॉइंट है जो दूसरी तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। तो GTP कैप मौजूद रहेगी या नहीं रहेगी माइक्रोट्यूब्यूल के एंड पे, ये डिपेंड करेगा इन दोनों चीजों के रेट पे और उनके रिलेटिव रेट पे, मतलब कौन ज्यादा है। तो यहां पे क्या ज्यादा हो रहा है? जाहिर सी बात है ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर का एडिशन ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू जीटीपी हाइड्रोलिसिस। इसी की वजह से जीटीपी कैप तैयार हो रही है। ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। अगला पॉइंट क्या है? चलो हम एक बार डायग्राम दिखा दें, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी तो पूरी मैकेनिज्म ही देखनी। यहां पे देखो, यहां पे चेन ग्रो हो रही है, ये वाली, इस पे ध्यान दीजिए। ये ग्रोइंग चेन है और इसी डायरेक्शन में ये ग्रो कर रही है। और यहाँ क्या हो रहा है? जीटीपी कैप का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ऐसे डाइमर्स यहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे डाइमर्स यहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं जिनके जीटीपी अभी हाइड्रोलाइज नहीं हुए हैं। इधर पीछे वाले जो लाइट कलर में हैं इनके तो जीटीपी हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, पीछे से निकलना भी चालू कर दिए होंगे ये, लेकिन इनके जीटीपी अभी हाइड्रोलाइज नहीं हुए हैं, इसीलिए ये कैप जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस विच इज नोन एज जीटीपी कैप। आप समझ में आया डायग्राम देख के? जी सर। अब हम वापस आते हैं अपने स्टेटमेंट्स पे। तो as GTP bound tubulin heterodimers bind to one another with higher affinity than GDP bound dimers, the GTP cap will encourage a growing microtubule to continue growing। क्योंकि जीटीपी बाउंड स्टेट में जो हेट्रोडाइमर्स होते हैं उनकी एक दूसरे के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर जीटीपी कैप प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल के एंड पे, तो वो क्या करेगी? वो और ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ को, यानी और डाइमर्स के एसोसिएशन को वो प्रमोट करेगी जीटीपी कैप। अच्छा, उसी से निकला हुआ अगला स्टेटमेंट क्या है कि ओनली दोज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्टेबल एंड सर्व एज प्राइमर्स फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ एडिशनल ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स which have GTP cap at their end। मतलब कि ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनके एंड पे जीटीपी कैप मौजूद है, वो माइक्रोट्यूब्यूल को स्टेबलाइज भी करेंगे और प्राइमर की तरह भी एक्ट करेंगे, ताकि और डाइमर्स आकर जीटीपी कैप वाले एंड पे जुड़ते चले जाएं, क्योंकि जीटीपी बाउंड डाइमर्स जो होते हैं उनकी एफिनिटी दूसरे जीटीपी बाउंड डाइमर से बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन? नहीं। एक एक लाइन हम पूछेंगे क्योंकि इसमें है कंफ्यूजन होने की संभावना। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स विद जीडीपी बाउंड हेट्रोडाइमर्स या डी फॉर्म एट द एंड आर रैपिडली डीपॉलीमराइज्ड। ये तो बात हमने ऊपर देख ली थी कि जब जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो उसकी एफिनिटी दूसरे हेट्रोडाइमर या नेबरिंग हेट्रोडाइमर से कम हो जाती है, तो वो डीपॉलीमराइज होने लगेगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस, critical concentration for a
T form end is lower than the critical concentration for a D form end. ये स्टेटमेंट तो नहीं समझ में आया होगा, आया समझ में? नहीं। यही तो नहीं समझ में आ रहा, जहां क्रिटिकल कंसंट्रेशन आ गया वो नहीं समझ में आएगा। Critical concentration for a T form end is lower than the critical concentration for a D form end. ये बहुत आसान है। देखो T फॉर्म एंड पे क्या हो रहा है, T फॉर्म एंड पे चूंकि T फॉर्म एंड क्या है, जहां पे GTP बाउंड हेटेरोडाइमर्स हैं, ठीक है। GTP बाउंड हेटेरोडाइमर्स जो होंगे वो दूसरे GTP बाउंड हेटेरोडाइमर्स को और आसानी से अपने पास बुलाएंगे और जोड़ेंगे, यानी कि एफिनिटी उनकी ज़्यादा होगी, यानी रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में तुम खुद बताओ कि क्या ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ेगा डाइमर्स का या कम कंसंट्रेशन पे ही काम चल जाएगा? सर कम पे ही चल जाएगा और डी पे ज्यादा चाहिए क्योंकि उनकी एफिनिटी कम हो कम गई है। है। अब समझ में आया ये स्टेटमेंट? जी। ये स्टेटमेंट वही कह रहा है, ठीक। अच्छा, अब अगला देखिए, इसीलिए कह रहे थे आगे की चीजें जान जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला है डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। ये क्या चीज होती है? तो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का एक बिहेवियर है, जो कि बहुत सारी सेल टाइप्स जो है दिखाती हैं। इसमें होता ये है कि एक जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है, जैसे हमने देखा था सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, अलग अलग फॉर्म्स में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट थे। तो जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल एंड होता है, इसमें ट्रांजिशन हो सकता है ग्रोइंग स्टेट और श्रिंकिंग स्टेट के बीच में। यानी कि जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल एंड है वो तेजी से ग्रो कर सकती है या फिर बहुत तेजी से श्रिंक कर सकती है, या हम कहें डीपॉलीमराइज कर सकती है। तो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। जाहिर सी बात है, बन भी रहा है बिगड़ भी रहा है तो स्टेबल नहीं है ना, इनस्टेबल है। तो इसीलिए उसको डायनेमिक इंस्टेबिलिटी, डायनेमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लगातार हो रहा है। और ये डायनेमिक इंस्टेबिलिटी की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे होती है? मेनली प्लस एंड पे होती है। द चेंज फ्रॉम ग्रोथ टू श्रिंकेज इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। मतलब कि पहले ग्रो कर रही थी, अब श्रिंक करने लगी तो कैटास्ट्रॉफी हो गई। कैटास्ट्रॉफी का हिंदी क्या होता है? जैसे कोई भयानक प्राकृतिक दुर्घटना या वो होती है, उसको क्या कहते हैं? कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा। जैसे मोदी कहते हैं ना, आपदा में अवसर तलाशिए, तो वही है। तो ये आपदा तो है ही है भाई, कि ग्रोथ हो रही थी और श्रिंकेज होने लगी, तो कैटास्ट्रॉफी। द चेंज टू ग्रोथ इज कॉल्ड अ रेस्क्यू। यानी कि वापस से अगर श्रिंकेज से वापस ग्रोथ अगर कराई जाने लगी तो रेस्क्यू। आपदा जब आता है, तो आपदा जब चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है? बचाव कार्य होते हैं। कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, आपदा आई, उसके बाद फिर बचाव राहत कार्य चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, कैटास्ट्रॉफी आ रही है, उसके बाद रेस्क्यू हो रहा है। डायनेमिक इंस्टेबिलिटी की जरा हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैकेनिज्म में क्या है कि ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल हैज अ जीटीपी कैप। यहां तक तो हमको क्लियर है, जीटीपी कैप की वजह से माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ होती है, विच अलाउस कॉन्टिन्यूड पॉलीमराइजेशन। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट लेकिन इफ द कैप इज लॉस्ट, अगर ये जीटीपी कैप लॉस्ट हो गई, किस वजह से? ड्यू टू मोर रैपिड न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस या जीटीपी हाइड्रोलिसिस। अगर जीटीपी हाइड्रोलिसिस का रेट बढ़ गया
तो जाहिर सी बात है जीटीपी कैप बची तो रहेगी नहीं। तो अगर रेट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलिसिस बढ़ गया, देन ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर एडिशन, ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर एडिशन के तुलना में जीटीपी हाइड्रोलिसिस का रेट बढ़ गया तो क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल बिगिंस टू श्रिंक रैपिडली। बात समझ आ रही है? ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर्स जो है वो कम तेजी से अटैच हो रहे हैं और जीटीपी हाइड्रोलिसिस तेजी से हो रही है। तो एक तो जीटीपी कैप लॉस हो जाएगा, जीटीपी कैप लॉस होगा तो अपने आप ही फिर रेट कम हो जाएगा क्योंकि एफिनिटी कम हो जाएगी नए डाइमर्स के लिए। तो इसकी वजह से श्रिंकेज स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रॉफी। तो दिस इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफी। ये आपदा हो गई। बट GTP containing tubulin heterodimers may still add to the shrinking end। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कैटास्ट्रॉफी स्टार्ट हो गई तो जो जीटीपी कंटेनिंग नए हेट्रोडाइमर्स थे वो जुड़ना ही बंद हो जाएंगे। नहीं, वो भी जुड़ते रहेंगे, श्रिंकिंग एंड पे भी जुड़ते रहेंगे। और एक समय ऐसा आए अगर कि enough heterodimers add to form a new cap, इतने जीटीपी हेट्रोडाइमर्स जुड़ जाएं, जीटीपी कंटेनिंग ट्यूबुलिन हेट्रोडाइमर जुड़ जाएं कि जो जीटीपी कैप है वो नई फिर से तैयार हो जाए, तो क्या होगा? फिर से माइक्रोट्यूब्यूल की ग्रोथ जो है वो रिज्यूम हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज रेस्क्यू। ये हो जाएगा बचाव। जैसे डायग्राम में देखिए यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली रेस्क्यू हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? श्रिंकिंग, या जिसको हम कैटास्ट्रॉफी कह रहे हैं, यहाँ से डिटैच हो रहे हैं, जहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट ऊपर वाली समझ में आई? जी सर। कैटास्ट्रॉफी और रेस्क्यू समझ में आ गया? जी। तो वही है मैकेनिज्म ऑफ डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। अब कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स या मैप्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से एसोसिएटेड या बाइंड स्टेट में रहती हैं, बाउंड स्टेट में। मेनी मैप्स बाइंड टू द सरफेस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्ले ए वाइटल रोल इन किस किस प्रोसेस में? न्यूक्लिएशन की प्रोसेस में और डायनेमिक्स और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की प्रोसेस में। तो आपको न्यूक्लिएशन भी पता चल गया, डायनेमिक्स और स्टेबिलिटी के बारे में भी आज आपने जान लिया। न्यूक्लिएशन हमने कल ही बताया था आपको। अब ये जो मैप्स होती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये फंक्शनली इनको कई टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन फंक्शन। स्टेबिलाइजर्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टेबिलाइज करें, जैसे टाउ प्रोटीन है, मैप 4 प्रोटीन है। डिस्टेबिलाइजर्स, कैटनिन जो होती हैं, ये क्या करती हैं? डिस्टेबलाइज करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल को, क्योंकि डिस्टेबलाइजेशन की भी जरूरत होती है। कैपिंग प्रोटीन्स, जीटीपी कैप प्रिपरेशन करने में असिस्ट करने वाली। पेट्रोनिन, बंडलर्स या क्रॉस लिंकर्स, जहाँ पे डबलेट या ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनकी क्रॉस लिंकिंग कराने को असिस्ट करने के लिए फिर से टाउ और क्लिप 170 प्रोटीन होती है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल मोटर्स, काइनेसिन एंड डाइनिन, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो माइक्रोट्यूब्यूल का सहारा लेके इधर उधर मूव करती हैं और प्रोटीन ट्रैफिकिंग में भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो काइनेसिन डाइनिन हम लोग ध्यान से देखेंगे। डीस्टेबलाइजर्स की थोड़ा सा और बात कर लें तो इसमें तीन अलग कैटेगरी की प्रोटीन्स होती हैं डीस्टेबलाइजर्स में। सीक्वेस्टरिंग प्रोटीन्स, सीक्वेस्टरिंग का मतलब जो डाइमर्स को अपने अंदर सीक्वेस्टर कर लेती हैं और उनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देती हैं। तो जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा फ्री डाइमर्स तो फिर पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? तो इससे पूरा माइक्रोट्यूब्यूल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सीक्वेस्टरिंग प्रोटीन जैसे कि स्टैथमिन, ये हो गई। टिप डिस्टेबलाइजर्स, यानी कि एक एंड को डिस्टेबलाइज करने वाली, जैसे कि डिपॉलीमराइजिंग काइनेसिन बी, नॉट बी, इट्स 13, काइनेसिन 13।
फिर माइक्रोट्यूब्यूल सर्विंग प्रोटीन्स, कैटेनिन का ऊपर भी हमने देखा है, सर्विंग प्रोटीन्स में इसका रोल था, डिस्टेबलाइजर है ही है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो फंक्शंस क्या क्या है माइक्रोट्यूब्यूल के, लेट्स सी। बहुत सारे फंक्शन हैं, डाइवर्स फंक्शन है इसके। डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल। भाई सेल के अंदर पूरा जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो इसी मेश या इसी ग्रिड में तो हर एक ऑर्गेनेल की लोकेशन फिक्स रहेगी, तो सेल ऑर्गेनेल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने का काम। द डायरेक्ट इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल करेंगे, इन्हीं पे चढ़ चढ़ के जो है वो वेसिकल्स को ट्रैफिक करती हैं जो मोटर प्रोटीन्स होती हैं। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग माइटोटिक स्पिंडल, ये काम तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। दे फॉर्म स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया, यानी मोटाइल स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बनाने का काम ये भी बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। दे कैन फंक्शन एज सेंसरी एंड सिग्नलिंग डिवाइसेस ऑन द सेल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ नॉन मोटाइल सीलिया। सीलिया जो होते हैं कई बार सिर्फ मूवमेंट का ही काम नहीं करते, बल्कि वो सेंसरी भी होते हैं। जैसे हेयर सेल्स जो होती हैं हमारे कान में भी पाई जाती हैं और हमारे स्निटेरियन मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है, तो वहाँ पे सेंसरी और सिग्नलिंग फंक्शन इसका काम होता है, और वो भी सीलिया जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं। एंड फाइनली डिटरमाइन द प्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। तो वहाँ पे भी माइक्रोट्यूब्यूल के जो एरे हैं वो पहले ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कैसे होती है, अंदर से होना शुरू होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, तो यहाँ पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से आके अरेंज होते हैं, फिर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आके गोल्जी वेसिकल्स एसोसिएट होते हैं, और इस तरह से एसोसिएट होते होते ये सब बाहर की तरफ ऐसे बढ़ते हैं और ये पूरी सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है, तो फाइनली साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से इतने कामों में ये असिस्ट करते हैं। समझ में आया? ऊपर वाला एक बार फिर से देख देते हैं, क्रिटिकल वाला जो कंसंट्रेशन था। जाओ भैया ऊपर कहाँ रह गए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन सर नीचे यही तो है, गए। नहीं यही तो है ना। सर स्टार मार्क किया था आपने, अच्छा नीचे गए। हाँ, स्टार मार्क किए थे, हाँ ये वाला, हाँ हाँ इसमें ये नहीं सर, येलो कलर का। अच्छा यही है। यही तो है, स्टार यही तो दिख रहा है। देखो स्टेडी स्टेट में क्या कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स विल बी बिटवीन क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर प्लस, वाइब्रेट कर रहा है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन फॉर प्लस एंड माइनस एंड्स। ध्यान से समझिए। thus plus end will grow and the minus end will lose tubulin heterodimers। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्लस एंड जो है वो ग्रो करेगा और माइनस एंड जो है वो लूज करेगा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स। ये दोनों प्रक्रिया मिलके उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो लेंथ है फिलामेंट की या माइक्रोट्यूब्यूल की वो चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई। ठीक है। अब हमको ये बताओ कि प्लस एंड का जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, अभी सिर्फ पॉलीमराइजेशन की हम बात करते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, दोनों एक साथ लेंगे, तो पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। प्लस एंड का जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो है 10, ठीक है। 10 क्रिटिकल कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो प्लस एंड जो है वो पॉलीमराइज होगा, ठीक है। अगर 9 रहेगा तो पॉलीमराइज होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही मान के चल रहे हैं।
50 होगा तो प्लस एंड पॉलीमराइज होगा कि नहीं? होगा। होगा। माइनस एंड का जो पॉलीमराइजेशन का क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो है 100। ठीक है, 100 अगर हम रख दिए तो क्या होगा? माइनस एंड पॉलीमराइज होगा कि नहीं होगा? 100 पे हाँ, 100 रख दिए, हमें कंसंट्रेशन 100 ले लिए, तो माइनस एंड पॉलीमराइज होगा कि नहीं? तो इक्वल होगा। किसके? पता है 10 पे प्लस एंड पॉलीमराइज हो क्रिटिकल रहा था। कंसंट्रेशन के इक्वल। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ आवाज रही नहीं आ है। रही है? हेलो। अब आ रही है सर। हाँ, 100 अब पे। आ रही है सर। ठीक 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 ठीक। अभी केवल पॉलीमराइजेशन की बात करो, हम जान रहे क्रिटिकल कंसंट्रेशन में दोनों चीजें शामिल हो रही हैं, लेकिन फिलहाल पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए 100 पे 100 रख दिया हमने, पॉलीमराइजेशन होगा कि नहीं? नहीं माइनस। होगा। हाँ पता नहीं सर। नहीं, भैया, 10 पे तो तुमने नहीं पॉलीमराइजेशन समझ करा में। दिया था प्लस एंड का। 10 पे प्लस एंड का पॉलीमराइजेशन तुमने करा दिया था, 100 पे तुम माइनस एंड का पॉलीमराइजेशन क्यों नहीं करा रही हो? होगा सर क्योंकि एफिनिटी कम है लेकिन इसका कंसंट्रेशन भी तो ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। ठीक है, अब बताओ हमको कि जब 100 हो जाएगा कंसंट्रेशन तो प्लस एंड क्या करेगा? वो तो और तेजी से ग्रो करेगा। हाँ या ना? कंसंट्रेशन इसका तो ज्यादा हुआ है, वो क्यों ग्रो करेगा ज्यादा? अच्छा, एक सेकंड रुको, इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।